Hello friends, another session of our fact-based series for EPFO APFC exam. Today we started a polity new subject and I already covered the modern history all facts. ठीक है. Today we discuss the two important topic of our polity जिसमें हम सारे facts cover करेंगे इन दो टॉपिक के. पहला टॉपिक आज लेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बोथ टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम. अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा. ये एक एवरग्रीन टॉपिक है. सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक हॉट टॉपिक है. इस पर यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन आया है. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए हैं तो इसलिए हमें दोनों के फैक्ट देखना जरूरी है. First thing, please watch the preamble video. In that video I discuss what the feature and what the purpose of this series. Second thing, please watch all the modern history videos that are very helpful to crack the EPFO APFC exam. Fine. To the point बात करेंगे. जितने भी फैक्ट हैं दोनों टॉपिक के सारे इस वीडियो के थ्रू हम कवर अप करेंगे. Now, first point is why the need of the amendment of the constitution. In order to adjust constitution to the changing condition and the need of the society, the constitution makers decided make the constitution amendable. यहाँ दो चीज़ याद रखना, changing the condition and the need of the society. Over the period of the time, the condition and the need of the society are changes so that we need to change the laws and regulation, decrees and memorandum. ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट द ब्लेंड ऑफ बोथ. अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट ब्लेंड ऑफ बोथ. ठीक है, फैक्ट है. प्लीज़ जितने फैक्ट्स में यहाँ पर मेंशन करें, जितने भी पॉइंट में पीपीटी में मेंशन कर रहा हूँ, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे आज पॉलिटी स्टार्ट हो रही है उसका हो, प्लीज़ उन पॉइंट को याद रख लीजिए. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे. ठीक है, जितनी वीडियोस इस सीरीज की बन रही हैं आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यूज, नॉट ओनली द ईपीएफओ एपीएफसी बट प्लस यूपीएससी सीएससी सीडीएस एनडीए एंड अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी. थर्ड पॉइंट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्क्राइब्ड इन द पार्ट 20 of the constitution having the article 368. whatever the amendment of the constitution under article 368 तीन ये पॉइंट आपको याद रखना है. कोई भी अमेंडमेंट होगा प्रोसीडर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन अंडर आर्टिकल 368. इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ अमेंडमेंट. कितने तरीके से आप अमेंडमेंट कर सकते हो. बेसिकली 3 तरह से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं. ये चीज़ को याद रखिएगा. टाइप ऑफ अमेंडमेंट में एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है. एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368. सेकेंड होगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. थर्ड होगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर. समझिए कहने का मतलब क्या है. सिंपल थिंग इज सिंपल कि अमेंडमेंट जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है. सिंपल मेजोरिटी से, सेकंड स्पेशल मेजोरिटी से, थर्ड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद स्टेट रेटिफिकेशन. देखिए मेजोरिटी बेसिकली 4 तरह की होती है. एक होती है सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी एक्चुअली डिफॉल्ट मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. अगर किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेजोरिटी अगर मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं वहाँ सिंपल मेजोरिटी लगेगी. व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? मोर देन 50% ऑफ द वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द हाउस. मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द हाउस. ठीक है, but whatever the amendment through the simple majority, it is outside the purview of the scope of the article 368. ठीक है, जो भी सिंपल मेजोरिटी से जो भी अमेंडमेंट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह आप कंसिडर नहीं करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम वही कंसिडर करेंगे जो कि अंडर आर्टिकल 368 में थ्रू सिंपल मेजोरिटी होंगे. अब वो सिंपल मेजोरिटी से 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट या सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी. सेकंड एक मेजोरिटी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी. इफेक्टिव मेजोरिटी बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा. ये नोट डाउन करिए प्लीज. नोट डाउन इन योर नोट. जो भी मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको नोट करते हुए चलिए. प्लीज टेक द पेन एंड पेपर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं यहाँ पे अभी मेजोरिटी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन सी कहाँ लग रही है वो प्लीज़ नोट डाउन करिए.
ठीक है। सेकंड थिंग इज इफेक्टिव मेजोरिटी दैट आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, सेम थिंग एप्लीकेबल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट डाउन के करिए, नोट डाउन करके लिखिए, रिमूवल ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन में क्या होता है, दो मेजोरिटी लगती है, क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन इज एक्चुअली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो यहाँ पे जब रिमूवल ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन लगेगा तो इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा लगेगी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी लगेगी। अदर देन दैट ऑल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू रिमूवल थ्रू द इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेंथ जो भी हाउस की है उसमें से आप डेथ डिस्क्वालिफिकेशन रेजिग्नेशन से जो भी सीट वैकेंट हुई है उतनी सीट आप माइनस कर लीजिए। मान लेता हूं अभी टोटल एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा 250 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें से मान लीजिए 20 सीट वैकेंट होगी इन तीन कारण से, किसी की डेथ होगी, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी ने रिजाइन कर दिया, तो 250 माइनस 20 एक्चुअली 230, तो 230 उसकी क्या हुई, इफेक्टिव स्ट्रेंथ हुई। इस 230 का 50% हमें चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ लगती है, प्लीज नोट डाउन इन नोट्स, ये पूछा जा सकता है। सेकेंड थिंग इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बेसिकली चार तरीके से होती है। एक होती है परमिशन मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी इन परमिशन मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट आर यूज्ड इन राज्यसभा। जैसे कि कोई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है थ्रू द, इसे परमिशन मेजोरिटी भी कहते हैं, टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकेंड टाइप की जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, इसमें क्या होता है, टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग बट that are more than the half of the total strength of the house, यहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे तो दो मेजोरिटी लग रही है साइमल्टेनियसली, टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दैट वे ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कहाँ पर यूज आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को किसी भी रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव करना है, इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, फाइनेंस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर ये मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दैट मेजोरिटी टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस more than half of the strength of the house that only used by the center not by the state, याद रखिएगा। थर्ड टाइप की जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, इसमें क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे थर्ड में मेंशन भी करा है कि स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, ओनली यूज इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 368, जो भी 368 में आएगा, जहाँ भी अगर स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट सेम एज द, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा, टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस स्टेट रेटिफिकेशन थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये प्लीज ये थर्ड जो मेजोरिटी मेंशन मैंने करी है यहाँ पे, जो स्टेट लेजिस्लेशन हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, हाफ ऑफ द मतलब यहाँ पे ये है, अभी प्रेजेंटली 28 स्टेट प्लस 3 यूटीज में क्या स्टेट लेजिस्लेचर है, तो 28 प्लस 3 31 का हाफ हमें चाहिए। ठीक है, थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। फाइन। फोर्थ टाइप की जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो होती है टू थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, और ये मेजोरिटी यूज होती है फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होती है जो कि फॉर द विनिंग ऑफ द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसको जीतने के लिए हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। तो जितनी भी मेजोरिटी थी मैंने एक्सप्लेन कर दी, कहाँ क्या लगेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स। फाइन, जितने भी पॉइंट मेंशन है पीपीटीज में, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैक द ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम। ठीक है, नाउ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। इससे पहले एक चीज देख लीजिए कि सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से प्रोविजन में कहाँ सिंपल मेजोरिटी लगेगी। प्लीज राइट डाउन इन योर नोट्स। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट करना है, इन सब में अगर चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा। एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट, देखिए मैंने ये प्रोविजन इसलिए पीपीटी में मेंशन नहीं करे हैं
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थर्ड चीज, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ या सिक्स शेड्यूल में कोई भी चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा। सैलरी अलाउंसेस करना है एमपीज में तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, यूनियन टेरिटरी में कोई चेंज करना है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, सिटीजनशिप में कोई चेंज करना है, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट में चेंज करना है। नाम वर्ड्स पे याद करना, वर्ड्स पे ध्यान देना, नंबर्स ऑफ द जज ऑफ द इन सुप्रीम कोर्ट में चेंज करना है। तो ये सारे के सारे जितने ही मैंने बताया है थ्रू द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सेकेंड वाली जो मेजोरिटी है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये कहाँ लगती है अभी मैंने एक्सप्लेन करा है आपको। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, कोई भी डीपीएस में भी चेंज करना है, देखो फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, डीपीएसपी में चेंज करना है, उसमें क्या लगेगा, या फिर उसमें क्या लगेगा, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। क्यों लगेगी वो अभी थर्ड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए दूसरी चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको ये थर्ड मेजोरिटी बताई है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन में स्टेट का जो है वो रेटिफिकेशन लगेगा। बेसिकली स्टेट रेटिफिकेशन कब लगता है, ये थर्ड मेजोरिटी कब लगती है, जिसका ध्यान रखिए। व्हेनेवर द अमेंडमेंट इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप स्टेट और यूनियन की पावर में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्या करेंगे हम, स्टेट रेटिफिकेशन हमें लेना पड़ेगा और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे यूटीज भी इंक्लूड है, विच कौन सी यूटीज, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। कहाँ लगेगी थर्ड मेजोरिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन अ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के प्रोसीजर में चेंज करना है तो जजेस में चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटीज में ले आना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज वर्ड्स पे ध्यान दिया करिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जीएसटी काउंसिल। 7 शेड्यूल में कोई भी चेंज करना है, 7 शेड्यूल में आपकी तीनों लिस्ट दी हुई है, सेंट्रल स्टेट कॉन्करेंट, उसमें अगर चेंज करना है तो किससे होगा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू द स्टेट रेटिफिकेशन, फाइन। इसके अलावा जो भी है वो स्पेशल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट जाएगा, ठीक है। अब चाहे फंडामेंटल राइट में चेंज करिए, डीपीएसपी में करिए, किसी में भी करिए, ठीक है। क्योंकि आप फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई स्टेट की पावर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, सिंपल, ठीक है, फाइन। नाउ इसके बाद जो ये नीचे सेकंड स्लाइड है बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। जितने भी यहाँ पॉइंट हैं प्लीज हर पॉइंट को याद करना, हर एक पॉइंट को अपने याद करना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, प्लीज। इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेंडमेंट बिल in either house of the parliament, the amendment of the constitution bill cannot be introduced in the state legislature। अगर कल को क्वेश्चन ये आ जाता है the amendment of the constitution bill introduced in both parliament and state legislature, गलत होगा, क्योंकि amendment of the constitution only through the parliament, state legislature amendment नहीं कर सकता। the bill does not require the prior permission of the president and can be introduced either by the minister or the private member। एक चीज प्लीज ये चीज को रेक्टिफाई कर लीजिए, बहुत बड़ा एक गलत चीज स्टूडेंटों में कंफ्यूजन हो जाता है कि द बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। सर गलत है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनीवन, चाहे मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, अदर देन मिनिस्टर ऑल आर प्राइवेट मेंबर, ठीक है। कोई भी इंट्रोड्यूस करा सकता है बिल, इंट्रोड्यूस कोई भी करा सकता है, पास हो नहीं हो क्या है वो सेकेंडरी चीज है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट मेंबर के पास भी एक डेमोक्रेटिक मैंडेट है, आपने उसको इलेक्ट करके भेजा है पार्लियामेंट में टू मेक द लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है चाहे मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस करा सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस करा सकता है, प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत हुआ करिए, ठीक है। सेकंड चीज, द बिल डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 3 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। किस में किसकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिल के ऊपर लाएंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखना है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। Another point, the bill must be passed in each house by the special majority and ratification of at least half of the state where necessary। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है,
सेकंड मेजोरिटी लगेगी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अगर फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज है तो स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए होगा। फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट there is a no provision of holding the joint sitting of the two houses to resolve the deadlock। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है, वन हाउस ने पास कर दिया, अदर हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, तो फॉर दिस डेडलॉक देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। आफ्टर दैट, after duly passed by the both house, the bill is presented to the president for the assent। नॉर्मल सी बात है, बिल एक्ट तभी बनेगा आफ्टर द assent of the president। the president has to give the assent on the to the bill। he can neither withhold the assent to the bill, ठीक है, neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration। प्लीज इस चीज को नोट डाउन करिए, प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जा रहा है उनके पास फॉर देयर असेंट, देन दे नेसेसरी टू गिव द असेंट। आप ना तो विद होल्ड कर सकते हो बिल को और ना ही आप रिटर्न कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन। प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन करिए और याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकेम द एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड टू अमेंडेड। ठीक है, ये प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट होता है। जितने भी, प्लीज मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन करें, प्लीज इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। दो स्लाइड के अलावा आपको कोई भी फैक्ट याद नहीं करना, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब सेकंड टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस बार यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, पूछना भी है क्योंकि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए हैं, तो नॉर्मल सा था। कल को क्वेश्चन आ जाए, मैम द्रौपदी मुर्मू इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। नाउ वी स्टार्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by the Prime Minister and the Attorney General of India comprises the central executive which has been dealt from Article 52 to 78 of the Constitution। सिंपल चीज कि जब भी मैं बात करता हूँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन मीन्स प्रेसिडेंट, कौन कौन आते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट is the head of the state and formal executive। President is the head of the state and the formal executive। All executive action at the center is expressed to be taken in his name। The President of India is the first citizen and the supreme commander of the Indian Armed Force। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। जितने भी पॉइंट है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं सारे, प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सब जानते हैं। एक चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ठीक है, फाइन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं देखते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। The office of the president is created by the Article 52 of the Constitution and the matter of the election are dealt from the Article 54 to 62 of the Constitution। प्लीज थोड़ा आर्टिकल्स को याद कर लीजिएगा, स्पेशली प्रेसिडेंट पे, क्योंकि इस बार आप पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, इसलिए मैंने आर्टिकल मेंशन किए हैं। ठीक है, Second point, the president is elected indirectly in accordance with the system of proportional representation means of the single transferable vote, इसे STVV बोलते हैं, and the voting is secret ballot। ये तीनों टर्म याद होनी चाहिए, proportional representation by single transferable vote and voting by secret ballot, not open ballot, by secret ballot। ठीक है, now एलिजिबिलिटी ऑफ टू बिकेम अ प्रेसिडेंट, कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, एलिजिबिलिटी देखते हैं अपन। आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट द क्वालिफिकेशन। बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा, किस आर्टिकल में क्वालिफिकेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में।
ठीक है ना। आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट द क्वालिफिकेशन वन मस्ट मीट टू द एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर ऑफ एज एंड अबव, qualified to become the member of the Lok Sabha but not a member of the Lok Sabha, qualified for the member of the Lok Sabha and should not hold the office and profit, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया हैं टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट is been qualified for contesting the election of president, ठीक है। मान लीजिए अभी सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमएलए, एमपी जो भी है वो एलिजिबल है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उसमें आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लगेगा, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, ये नोट डाउन करिए। बट सिटिंग प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड द अनदर गवर्नमेंट ऑफिस, फिर आपका ऑफिस एंड प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। आप एक टाइम पे एक ही गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, दो गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे तो ऑफिस एंड प्रॉफिट लगेगा, फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन प्लीज याद रखिएगा। सेकंड, इलेक्टोरल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां से क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं इस बार। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर of legislative assembly of the state, elected member of the legislative assembly of UTs of Delhi and Pondicherry। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, कोई भी हो, वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड चीज याद रखिएगा, जो एमएलसी जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, आर आल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। हु पार्टिसिपेटेड? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट द नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली of the state, not the nominated, और elected member of the legislative assembly of the UTs of Delhi and Pondicherry। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं। वैसे ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भी बताया था किस रिवोल्ट में कौन ने पार्टिसिपेट करा, कौन ने नहीं करा, चाहे कोई रिवोल्ट हो, चाहे कोई मूवमेंट हो। प्लीज चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए, पेपर की डिमांड समझिए, पेपर के नेचर को समझिए, ठीक है। जो भी पीपीटी में मेंशन है प्लीज़ उनको नोट याद करते जाइए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जो भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब एट लीस्ट 50 इलेक्टोर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 इलेक्टोर्स एज अ सेकेंडर्स। ये चीज याद रखना, कितने मेंबर प्रपोजर चाहिए और कितने मेंबर सेकेंडर्स चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 50 इलेक्टोर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 इलेक्टोर्स एज अ सेकेंडर। ईच कैंडिडेट हैज टू मेक द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 विद द आरबीआई, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कंटेस्ट होना चाहता है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट by the Chief Justice of India, in the absence of the Chief Justice of India, senior most judge of the Supreme Court is appointed। प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फाइन, गुड इनफ। नाउ टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, फाइन। द प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। He resigned from his office by addressing the resignation to the vice president। प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन देना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को। He is also liable to the election for any number of term। प्लीज इंपॉर्टेंट है। However, in USA, a person can only become the president for maximum 2 term continuous। ठीक है, कल को क्वेश्चन आ जाए the president of India is eligible for the reappointment। Yes, eligible है। How many time? इंडेफिनेट, कोई भी मेंशन नहीं है, 2 टाइम 3 टाइम नहीं, कोई भी मेंशन नहीं है। ही इज ऑल्सो लाइबल टू इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म। प्लीज याद रखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। या रिमूवल वर्ड यूज नहीं होता, या इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है। और इम्पीचमेंट जब करते हैं प्रेसिडेंट का रिमूवल किस मेजोरिटी से होता है? स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी स्पेशल मेजोरिटी? जो मैंने बताई थी 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस लगती है अगर हम प्रेसिडेंट के इम्पीच करना चाह रहे हैं तो। प्लीज मेजोरिटी जो मैंने इनिशियल लेक्चर स्टार्ट हुआ था जब मैंने बताई थी, प्लीज मेजोरिटी को अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कहाँ कौन सी लग रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली स्पेशल मेजोरिटी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी राज्यसभा चेयरमैन में जो मैंने बताया था कि सेंटर पार्लियामेंट में इस पे आपकी इफेक्टिव में लगेगी, राज्यसभा में आपकी इफेक्टिव लगेगी, और लोकसभा में वहाँ पे कौन सी लगेगी? सिंपल मेजोरिटी लगेगी फॉर द रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हुए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट किस बेसिस पे होगा? फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, लेकिन ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये डिस्क्राइब नहीं है कि आप किसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहोगे, किसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहोगे, ये वर्ड का डिस्क्रिप्शन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, मेजोरिटी आपने याद कर ली। नाउ नोट में जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज इसको याद रखिएगा, जो भी मैंने यहाँ पे नोट पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेटेड इन इम्पीचमेंट प्रोसेस थ्रू they do not participate in the election. The elected member of the state legislative assembly and legislative assembly of UT, Delhi and Pondicherry do not participate in the impeachment through they participate in the election. Simple सी बात है, when the time of the impeachment of the president, उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। ठीक है, during the removal of the president, the state legislative assembly no participated, only the member of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are participated, either elected or nominated. Nominated member of the either house of the parliament can participate in the impeachment process. ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, पावर विद रेस्पेक्ट ऑफ द बिल। ठीक है, बिल मैंने आपको बताया तीन तरह के, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल में भी पार्ट होता है फाइनेंशियल बिल ए, फाइनेंशियल बिल बी। ठीक है, वो मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से बिल में क्या क्या चाहिए होता है। उसमें मैं आपको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नाउ व्हेन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, असेंट चाहिए, आफ्टर दैट द बिल बिकेम द लॉ। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास चार ही चीज़ है, या तो असेंट दे दें, या फिर ना दें, या बिल रिजेक्ट कर दें, या फिर एक्सेप्ट कर लें बिल को, या फिर आप रिकन्सिलिएशन के लिए भेज दीजिए, या फिर आप उसको विदहोल्ड करके ले लीजिए। यही चीज़ कर सकते हैं, चार ही चीज़ है। यही चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। गिविंग हिज असेंट टू द बिल, विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, रिटर्न टू द बिल फॉर द रिकन्सिलिएशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, एक पॉइंट नोट डाउन करिए अपने नोट में। अगर कोई भी मनी बिल होता है द प्रेसिडेंट है नो पावर टू रिटर्न द बिल। ठीक है, अगर मनी बिल है तो वो बिल रिटर्न नहीं होगा, लेकिन मनी बिल रिजेक्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चीज पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। प्रेसिडेंट कैन बिल रिजेक्ट एनी बिल, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ना तो आप रिजेक्ट कर सकते हो ना आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट एनी बिल। ठीक है, रिटर्न की जब बात आती है, मनी बिल को आप रिजेक्ट कर सकते हो, बस रिटर्न नहीं कर सकते। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे ध्यान दीजिए कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न एंड रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आपको असेंट देना ही पड़ेगा अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो। मैंने लास्ट यही यहाँ पे लिखा है, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट द अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट इज गिवन द असेंट ऑफ द बिल। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास बिल गया, उन्होंने रिकन्सिलिएशन के लिए भेज दिया। मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल है, उन्होंने रिकन्सिलिएशन के लिए भेज दिया।
After that, further the parliament send back to the president with amendment or without amendment, then the president have obligation to give the assent to the bill. ठीक है, एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो, लेकिन फर्दर पार्लियामेंट ने दोबारा उसको आपके पास भेज दिया फॉर देयर असेंट, उसके बाद आप उस बिल को आपको असेंट देना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है. ठीक है. नाउ व्हेन द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव अगर बिल पास कर रहा है तो गवर्नर के पास पावर होता है. देखो, ये डिस्क्रिशनरी पावर है एक्चुअली गवर्नर के पास पावर होता है कि वो बिल को क्या करे, रिजर्व कर ले फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, अब प्रेसिडेंट के पास वहाँ क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि या तो आप असेंट दे दीजिए, या आप उसको विदहोल्ड कर लीजिए, या आप गवर्नर को डायरेक्ट करिए कि ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए स्टेट लेजिस्लेशन के पास. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज इस चीज़ को याद रखिएगा, It is not obligation for the president to give his assent even if the bill is again passed by the state legislature and sent again to him for his consideration. समझ आया. अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है, वो रिकंसिडरेशन के लिए वो असेंट के लिए जाता है, प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, फिर दोबारा पार्लियामेंट भेजता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होता है. लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती अगर कोई भी बिल गवर्नर ने रिजर्व करके रखा है प्रेसिडेंट के ऊपर. प्रेसिडेंट ने अगर रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो बिल को भेज दिया थ्रू द गवर्नर, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे असेंट देना ही देने हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेशन, मैंने यही वर्ड यूज़ किया है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंड अगेन टू हिम फॉर हिज कंसिडरेशन. क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा. जो भी मैंने पॉइंट बोल्ड मार्क करे हैं, डिफरेंट कलर में यूज करे हैं, प्लीज वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और जितने भी पॉइंट आपके पीपीटी में मेंशन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स. वैकेंसी प्रेसिडेंट की कैसे क्रिएट हो सकती है, या तो एक्सपायरी हो जाए, टर्म 5 साल खत्म हो जाए. ठीक है, या डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, इम्पीचमेंट या रिमूवल. ठीक है, ये 4 ही तरीके से वैकेंसी क्रिएट हो सकती है. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इन केस वैकेंसी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, एक्सपायरी के अलावा, मान लीजिए 5 साल का एक टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, अगर उसके अलावा वैकेंसी क्रिएट हुई डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट से, तो द प्रेसिडेंट जो भी ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will have to discharge the duty when the vacancy created through death, resignation and impeachment. Clear है. In case of vacancy due to any reason other than expiry of the term, the election should be held within 6 months from the date of the vacancy. ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, तो आपको विद इन 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन करना पड़ेगा. तो कल को क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस और डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम तक वो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज कर सकता है ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ के अंदर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना ही पड़ेगा अगर कोई भी वैकेंसी डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट से क्रिएट हो रही है. और जो भी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे वो 5 ईयर के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे. द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट शेड होल्ड द ऑफिस फॉर द कंप्लीट 5 ईयर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो अभी कोई भी एक्स प्रेसिडेंट है, 2 साल हो गए, 2 साल बाद उनका इम्पीचमेंट हो गया, रिव्यूअल हो गया, 3 साल बचे, तो 3 साल के लिए जो है वो नया प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस को होल्ड करेंगे. नहीं, वो पूरे 5 ईयर के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे. ठीक है, और मैक्सिमम टाइम तक जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल ऑफिस को होल्ड कर सकता है वो कितना है, 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ के अंदर आपके इलेक्शन होने ही चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है काफी बार, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का ही ऑफिस वैकेंट है तो कौन करेगा, कौन डिस्चार्ज करेगा वर्क ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के अगर वैकेंसी क्रिएट है तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा. मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा. अगर मान लेते हैं कि इन द केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस वाज आल्सो वैकेंट,
तो कौन करेगा? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है, फाइन। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, देखो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, मैं लिस्ट बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, कोई सेंस नहीं है यूपीएससी ईपीएफयू के लिए। जितना मैंने मेंशन कर रहा हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस उसे थ्योरली कर लो, उसे रिलीजियसली कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, पावर, ठीक है। जुडिशरी पावर की अगर अपन बात करें, एक फाइनेंशियल पावर में एक नोट डाउन करें यार, फाइनेंशियल पावर इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। ओके, फाइन। जुडिशरी पावर, he appoint the chief justice or he also appoint the many constitutional offices. He appoint the chief justice and the judge of the Supreme Court and the High Court. He can seek the advice of the Supreme Court on the question of the law. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the president. प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ, लेकिन जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इतना सा है यहाँ। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट हैव द पार्डनिंग पावर, ही कैन ग्रांट द पार्डन, रिप्राइव, रिस्पेक्ट एंड रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट। फाइन, नाउ मैं आगे बताऊंगा। मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, में पहले ही बताया। इन द कैपेसिटी ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट द chiefs of army, navy and air force. He can declare the war or conclude the peace subject to the approval to the parliament. Fine, ये इनकी मिलिट्री पावर थी। गुड इनफ। नाउ जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर, जो इंपॉर्टेंट पावर थी जुडिशरी पावर, और मैंने आपको बताया मिलिट्री पावर। पार्डनिंग पावर में बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा है कि ही ग्रांट द पार्डन, रिप्राइव, रिस्पेक्ट, रिमिशन, पनिशमेंट। Please note down in your notes. थोड़ा note down in your notes. Under Article 72 of the Constitution, basically the President shall have the power to grant the pardon, reprieve, respect and remission of the punishment. अब इनका मीनिंग काफी बार पूछ लेता है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में बेसिकली ये 5 तरीके की आती है, पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पेक्ट एंड रिप्राइव। बेसिकली पार्डनिंग में क्या होता है, इट रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली अब्सॉल्व द कन्विक्टेड। ठीक है, आपके ऊपर जो भी सेंटेंस है, जो भी कन्विक्शन है, वो सारा रिमूव कर दिया, वो पार्डनिंग पावर है। कम्यूटेशन में क्या होता है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट फॉर द लाइटर फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए आपको 10 सेंटेंस मिला है, आप उस 10 सेंटेंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रिग्रेस पनिशमेंट में। इतना सा याद रखना है। रिमिशन में क्या होता है, प्लीज नोट डाउन इन नोट्स, जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। रिमिशन में क्या होता है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। ठीक है, मान लीजिए 2 साल का आपको पनिशमेंट मिला है, मैंने उसको 1 साल के कर दिया प्रेसिडेंट ने। द सेंटेंस ऑफ द रिग्रेस पनिशमेंट 2 ईयर्स है, अगर उसको 1 ईयर में कर दिया, लेकिन नेचर जो पनिशमेंट का है वो चेंज नहीं है। ठीक है, रिस्पेक्ट में क्या होता है, लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन, रिवार्डेड ड्यू टू द सम स्पेशल फैक्ट्स। ठीक है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की कंडीशन है तो एक्चुअल में हमने नेचर ऑफ पनिशमेंट है वो चेंज कर दिया, लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, चाहे डिसेबिलिटी का केस है या प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर है, तो इन सब चीज में। रिप्राइव क्या होता है, 5th टाइप का जो पार्डनिंग पावर होती है, उसमें क्या होता है, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्पेशली डेथ सेंटेंस है, उस पर कुछ समय के लिए स्टे लगवा देना। वो किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर। क्यों, इट बेसिकली इसका पर्पस क्या है, टू इनेबल द कन्विक्टेड टू हैव द टाइम टू सीक द पार्डन एंड कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको एक टाइम मिल जाए फॉर पार्डन एंड कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक चीज याद रखिए, एक चीज प्लीज याद रखिए यहाँ पे कि वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कुछ वीटो पावर होती है, मैंने बताया था प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल जाता है, प्रेसिडेंट उस पर असेंट देंगे, रिजेक्ट करेंगे, विड्रॉल या तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे या विद होल्ड करके बैठ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हेन द बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट इट हैज द प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। अब बेसिकली वीटो पावर अगर एक सेंटेंस में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बेसिकली द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल इज कॉल्ड द वीटो पावर। उनकी इच्छा बिल पे असेंट देना है, नहीं देना है, विद होल्ड करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गाइडेड बाय द अंडर आर्टिकल 111, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तीन तरीके की बेसिकली आपको वीटो पावर होती है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसलिए मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं करा, फिर भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। एब्सोल्यूट वीटो होती है व्हेन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इज एब्सोल्यूट वीटो द बिल नेवर बी सीन डे ऑफ द लाइट, the bill ended even after the pass by the Indian Parliament and does not become the act। basically absolute veto में क्या होता है कि president did not take any action, ठीक है, ना तो वो रिजेक्ट कर रहे ना तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं, बस बिल वो है वो रखा हुआ है। एक्चुअली ये जो एब्सोल्यूट वीटो जो होती है ये बेसिकली प्रेसिडेंट प्राइवेट मेंबर कोई बिल अगर इशू करता है या इंट्रोड्यूस करवाता है तो अब वीटो पावर यूज़ की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो बहुत कम ही पास होते हैं। मोस्टली द मिनिस्टर जो बिल होते हैं, जो गवर्नमेंट बिल जो होते हैं, जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो गवर्नमेंट बिल होते हैं, जो मिनिस्टर जो भी बिल इंट्रोड्यूस कराते हैं बेसिकली उससे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें वो ज़्यादातर पास ही होते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल नॉर्मली जो होते हैं वो पास नहीं होते। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बिल कोई भी हो कुछ भी हो वो कोई भी इंट्रोड्यूस करा सकता है, मनी बिल नहीं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है मनी बिल का, मनी बिल नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो कोई भी करा सकता है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ वीटो, President uses the suspensive veto basically to return the bill of the Indian Parliament for its reconsideration। अभी मैंने बताया था आपको। उसके बाद एक होता है पॉकेट वीटो में, the bill is kept pending by the president for the indefinite period तक, कोई भी आप एक्शन नहीं ले रहे, indefinite period तक रखा हुआ है वो, ना आप रिजेक्ट कर रहे हो ना आप उसको रिटर्न कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। फाइन। एक चीज़ प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोट्स, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123, ठीक है, प्लीज 123, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को एम्पावर है कि आप ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लेना, दीज ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। These ordinances have the same force and effect as the act of the parliament, ठीक है। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग। द ऑर्डिनेंस इज वैलिड अंटिल द नेक्स्ट टाइम ऑफ द हाउस इज सिट और 6 वीक, ठीक है। द ऑर्डिनेंस इज वैलिड अंटिल द नेक्स्ट टाइम ऑफ द हाउस इज सिट प्लस 6 वीक, और मैक्सिमम टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द ऑर्डिनेंस इज एग्जिस्ट 6 मंथ और 6 वीक। इस यूपीएससी सीएससी में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ और 6 वीक। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग द वोट वैल्यू ऑफ द एमएलएस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर में पार्टिसिपेट करेंगे, द वोट वैल्यू ऑफ द एमएलएस विल डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। हर एमएलए की जो वोट वैल्यू जो है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी वोट वैल्यू अलग होती है, सेम नहीं होती। इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन क्राइटेरिया, बट हाउएवर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमपीज इज द सेम। हाउएवर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल द एमपीज आर द सेम, ठीक है। एमएलए की वोट वैल्यू डिफर रहेगी, ये डिपेंड करेगा प्लेस टू प्लेस, बेसिकली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है ना। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, द टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए हाईएस्ट इन यूपी एंड लोवेस्ट इन सिक्किम। सबसे ज्यादा वोट वैल्यू, मैं वर्ड पे प्लीज ध्यान दीजिए के लिए यूपीएससी वर्ड्स के साथ खेलता है। टोटल वोट वैल्यू ऑफ द एमएलए, मैं टोटल वर्ड यूज कर रहा हूँ। टोटल वोट वैल्यू ऑफ द एमएलए हाईएस्ट कहाँ पे है, यूपी में, लोवेस्ट कहाँ पे है, सिक्किम में। एमएलए की वैल्यू डिफर करेगी from state to state, but the value of the vote of the all MPs is the same. Fine. प्लीज जो भी पॉइंट एक्सप्लेन करे हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी भी पॉइंट मैंने पीपीटी में मेंशन करे हैं प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। 2 मैंने टॉपिक लिए हैं, अमेंडमेंट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्लीज पीपीटी में जितने पॉइंट हैं उन्हें याद करिए, जो भी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे हैं उन्हें नोट डाउन करिए अपने नोट्स में, उन्हें बार बार रिवाइज करिए, मैक्सिमम शेयर करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे क्विज वगैरह कंडक्ट करवाता हूँ, मटेरियल करंट अफेयर रिगार्डिंग भी डलता रहता है वहाँ पे, और पॉलिटी का जो भी इम्पोर्टेंट होगा, क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट करना है, मैं वहाँ भी आपको दूंगा मटेरियल। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर एनी फर्दर अपडेट्स।
फाइन, प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर को रिवाइज करिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट सीरीज फॉर EPFO APFC एग्ज़ाम। मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।